हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 50 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। हम अपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट पर हैं, जिसमें से हम 5 जो रीडिंग्स है उसे कंप्लीट कर चुके हैं। 2 रीडिंग्स आर लेफ्ट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू अपनी रीडिंग, जिसका नाम है ट्रेडिंग कॉस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स। ठीक है, तो अगर किसी को भी कोई भी पहले पिछले जो भी रीडिंग्स है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि ज्यादातर वो थियोरेटिकल है। ठीक है, बहुत कम ही इसमें क्वेश्चंस है लेवल 3 में। लेवल 1 और लेवल 2 पोर्टफोलियो जो मैनेजमेंट होता था उस टाइम हमारा सब्जेक्ट, तो वो थोड़ा एनालिटिक और थोड़ा क्रिटिकल होता था। बट दिस साइड एवरीथिंग इज लाइक मोर ऑफ अ थ्योरी बेस्ड रादर देन प्रैक्टिकल। मतलब प्रैक्टिकल है बट उसमें इतना न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन एंड ऑल्सो आवर न्यू चैप्टर। तो एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, जो ये हमारा आज को कौन सा चैप्टर है, रीडिंग नंबर 6 है, जिसका नाम है हमारा ट्रेडिंग कॉस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स। दीज ऑल आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स व्हिच वी विल बी स्टडिंग इन दिस फॉलोइंग चैप्टर। कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग। अब ठीक, कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, बट इसमें ना दो बहुत सारे होते हैं, बट इसमें इन्होंने कैटेगराइज कैसे किया है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। ठीक है, एक्सप्लिसिट एंड द अदर इज इम्प्लिसिट। ठीक है, अब एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का मतलब, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है? एक्सप्लिसिट इज समथिंग विच यू कैन बाइफोकेट, अलग अलग कर सकते हैं हम। अगर मेरी अगर ये कोई 100 रुपीज की कॉस्ट है तो मैं इसको भी बोल सकती हूँ, हाँ चलो ठीक है, इतना 10 रुपीज मेरी ब्रोकरेज कॉस्ट है, या फिर कुछ और मतलब जैसे टैक्सेस वगैरह होते हैं वो उसकी कॉस्ट है। तो हम इसको जब बाइफोकेट कर सकते हैं तो हम उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। ठीक है, और इम्प्लिसिट क्या होती है? विच आर हिडन, विच कैन नॉट बी लाइक, which you cannot separate from the entire transaction। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग क्या होगी? द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग इंक्लूड, सबसे पहले तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ये हमने हमेशा इकोनॉमिक्स में देखा है, लेवल 1 में भी जिसने भी पढ़ा है उसने देखा। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है कि अगर कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रही या कोई भी यूनिट्स हम नहीं बना रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ऐसी कॉस्ट जो हमें स्टिल बेयर करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर कोई हमने लैंड ले रखा है या कोई रेंट पे ले रखा है तो हमें रेंट वो देना ही पड़ेगा। ठीक है, वो फिक्स कॉस्ट है। इट इज इररिस्पेक्टिव कि क्या कितना प्रोडक्शन हुई है या नहीं हुई है। वेरिएबल कॉस्ट लाइक लेबर कॉस्ट हो गई हमारी, ठीक है, या फिर जो जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी कोई अगर मशीन चल रही होगी तो वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। ठीक है, तो फिक्स ट्रेडिंग कॉस्ट अगर मैं बाय साइड इंस्टीट्यूशंस के परस्पेक्टिव से देखूं तो वो क्या होगी? इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग बाय साइड, जो एम्प्लॉय करेंगे, लेबर कॉस्ट हो गई। द कॉस्ट ऑफ इक्विपिंग देम विद द प्रॉपर ट्रेडिंग टूल्स, ये क्या हो गई हमारी फिक्स कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ ऑफिस स्पेस, वेरिएबल ट्रांजैक्शन क्या हो गई? जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी से कॉस्ट जनरेट अराइज हो रही है। और एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो वेरिएबल कॉस्ट है उसके अंडर ही हमारी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट आती है। ठीक है, तो जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है वो होगी, दे आर डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग सच एज ब्रोकर कमीशन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन टैक्सेस, स्टैम्प ड्यूटीज हो गई, फीस पेड टू एक्सचेंजेस। ठीक है, अब इन वाली जो कॉस्ट होगी, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि दे कैन बी बाइफिकेटेड, सो उसकी हमें क्या मिल सकती है? रिसीट मिल सकती है। बट इम्प्लिसिट कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो दे आर इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, दे आर कॉस्ट बाय मार्केट इंपैक्ट ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, मार्केट इंपैक्ट क्या होता है ये मैं अभी थोड़ी देर में समझाती हूँ। ठीक है, नो रिसीट इज गिवन फॉर एनी इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि हम उसको बाइफिकेट नहीं कर सकते तो हम उसकी रिसीट कैसे प्रोवाइड करेंगे? अब जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, दे कैन अराइज, दे कैन रिजल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इशूज। ठीक है, व्हाट आर दीज? नंबर 1 है बिड आस्क स्प्रेड, सेकंड इज योर मार्केट इंपैक्ट, थर्ड इज योर डिले कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मैं बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। बिड आस्क स्प्रेड सबको पता है क्या होता है? जो भी बायर और सेलर, जो डीलर है, ठीक है, वो आस्क करता है प्राइस, ठीक है, सेलिंग के उस पे, और बिड मतलब वो बाय करेगा उस प्राइस पे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उनका डिफरेंस को बिड आस्क स्प्रेड। तो अब जो जितना ज्यादा जिसमें लिक्विडिटी कम होगी, या ये बहुत सारे हमने चीजें पढ़ी है पहले भी कि इनका डिफरेंस बिड आस्क स्प्रेड इतना क्यों डिफर होता है, तो ठीक है, इन सारे रीजंस की वजह से, बहुत सारे जो रीजंस है कि लिक्विडिटी कम है, या फिर कोई डीलर नहीं है, बायर्स नहीं है, सेलर्स नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी कोई सिक्योरिटी है विच इज नॉट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, तो उनका जो बिड आस्क स्प्रेड है ना वो बहुत ज्यादा ह्यूज होता है। तो ह्यूज नहीं, सॉरी, लार्ज होता है। ठीक है, बिड आस्क स्प्रेड लार्ज होता है। तो मार्केट इंपैक्ट अगर, या फिर मैं प्राइस इंपैक्ट की बात करूं तो मार्केट इंपैक्ट क्या होता है? अगर कोई लार्ज मान लो कोई बहुत ज्यादा बड़ा ऑर्डर आ गया है, तो उसकी वजह से जो मार्केट पे ना जो उसके प्राइजेस होंगे वो क्योंकि चेंज हो जाएंगे, तो उस पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसको हम बोलते हैं मार्केट इम्पैक्ट या फिर प्राइस इम्पैक्ट। दिस विल बी कवर्ड इन डिटेल इन लेटर पार्ट ऑफ द रीडिंग। डिले कॉस्ट और स्लिपेज कॉस्ट क्या होगी हमारी? डिले कॉस्ट क्या होती है कि मान लो कि मेरे को
100 पे या किसी 99 पे या 95 पे मेरे को मान लो लेट से 90 पे मेरे को ना ये चीज ना बाय करनी थी, बट ड्यू टू इलिक्विडिटी, ठीक है, उससे क्या होगा, मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ 95 पे, ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, एक ये डिले कॉस्ट या फिर स्लिपेज कॉस्ट बोलते हैं इसको। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, किसी भी सिचुएशन में जब हमें एक ये मान लो ये वाली सिचुएशन लेते हैं, 90 पे हमें बाय करनी थी, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस हम उसको बाय नहीं कर पाए, ठीक है, ये हमारी अपॉर्चुनिटी ही पूरी मिस हो गई, हम इस सिक्योरिटी को बाय नहीं कर पाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस। अब डीलर कॉस्ट, डीलर कोड्स क्या होते हैं, डीलर कौन होते हैं, डीलर आर समवन जो प्रोवाइड करते हैं लिक्विडिटी टू अदर ट्रेडर्स, ठीक है, या तो वो नोन होंगे या फिर वो अननोन भी हो सकते हैं। अब क्या करते हैं जो डीलर्स होते हैं, बाय और सेल, हम डायरेक्टली एक्सचेंजेस से बाय और सेल नहीं करते, ठीक है, एनएससी बीएससी से हम नहीं वो करते हैं, अपने स्टॉक्स वगैरह बाय और सेल नहीं करते, हम बाय करते हैं थ्रू अ ब्रोकर और थ्रू अ डीलर। तो डीलर क्या होता है, वो प्रोवाइड करते हैं लिक्विडिटी टू अदर ट्रेडर्स। डीलर्स प्रॉफिट बाय सेलिंग, जो प्रॉफिट कैसे कमाएगा वो, बाय सेलिंग एट आस्क प्राइस दैट आर हायर देन द बिड प्राइसेस एट विच दे बाय। अब बताओ इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई भी जो चीज खरीद रही हूं, मैं उससे ऊपर में उसको सेल करूंगी तभी मेरे को प्रॉफिट होगा, वैसे ही सिमिलरली डीलर्स भी ऐसे ही करते हैं, जो जिस प्राइस पे बिड, जो प्राइस है जिसपे उन्होंने खरीदा है उससे ज्यादा पे वो लोग बेचते हैं। इफ बाइंग इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन सेलिंग इंटरेस्ट, अगर बाइंग इंटरेस्ट मतलब डिमांड इज मोर देन सप्लाई, just a second, I think there is some trouble in net. If buying interest is greater than selling interest, which means demand is, just a second, हाँ, तो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई होती है, तो डीलर्स क्या करते हैं, रेज देयर प्राइसेस, आस्क प्राइसेस टू डिस्करेज बायर्स एंड रेज देयर बिड प्राइसेस टू इनकरेज सेलर्स। अब ये लोग क्या करेंगे, डिमांड और सप्लाई जब ज्यादा होगी तो ये डिस्करेज करने के लिए प्राइसेस को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो हमेशा प्राइस इंक्रीज होता है, तो प्राइस इंक्रीज कर देंगे बायर्स के लिए, और क्या करेंगे सेलर्स के लिए भी, जो बिड प्राइसेस है वो इंकरेज करने के लिए ताकि वो बेचे, तो उसको भी वो इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। इफ सेलिंग इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन बाइंग इंटरेस्ट, सप्लाई इज मोर देन डिमांड, तो क्या करेंगे, डीलर्स विल लोअर देयर आस्क प्राइस एंड लोअर देयर बिड प्राइसेस, ठीक है। अब मान लो इसमें बोल रहे हैं कि हमें सबको पता है जब सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो प्राइसेस विल फॉल, बट इसमें क्या कर रहे हैं, बायर्स क्या करेंगे, बायर्स क्या करेंगे, आस्क प्राइस सेल करेंगे, तो जो इसमें बायर्स अगर जो उनका आस्क प्राइस है मतलब वो सारे जितने भी लोअर कर देंगे, दोनों बिड भी और आस्क भी, दोनों को डिस्करेज करने के लिए, तो डीलर्स क्या करते हैं, दे मेक मार्केट्स, ठीक है, दे मेक मार्केट्स, ये एक कोट में डालूंगी मैं कि दे मेक मार्केट्स, ठीक है। अब आगे तो ये इसमें है ही अलग कि दे मेक मार्केट्स मोर कंटिन्यूअस, important, they are more important in markets for infrequently traded securities, जहां पे OTC जो ओवर द काउंटर ट्रेडिंग होती है वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डीलर्स। बिड आस्क स्प्रेड्स क्या होंगे, बिड आस्क स्प्रेड्स एंड ऑर्डर बुक्स, अच्छा ठीक है, बिड प्राइसेस और आस्क प्राइसेस में इसमें बताया हुआ है कि प्राइसेस एट बिड डीलर्स विल बाय, उसको हम बोलते हैं बिड प्राइसेस, एंड द प्राइस एट विच डीलर्स विल सेल दे आर नोन एज आस्क प्राइस। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, इट इज नोन एज बिड आस्क स्प्रेड। बेस्ट बिड या फिर इनसाइड बिड जिसको हम बोलते हैं, वो कौन सी बिड होती है, ऑफर टू बाय विद द हाईएस्ट बिड, जिसकी भी हाईएस्ट बिड होगी वो होगी हमारी बेस्ट बिड। बेस्ट आस्क, बेस्ट ऑफर, इनसाइड आस्क जिसको हम बोलते हैं वो क्या होगी, जो भी सबसे लोएस्ट आस्क प्राइस होगा। इनसाइड स्प्रेड क्या होता है, द स्प्रेड बिटवीन बेस्ट बिड एंड बेस्ट आस्क स्प्रेड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं इनसाइड स्प्रेड। लिमिट ऑर्डर बुक क्या होती है, अब अगर कोई ट्रेडिंग करता है या कोई इन्वेस्टिंग करता होगा ना, तो उसने हमेशा ऑर्डर बुक वहां पे होते हैं, तो उसमें ऐसे अलग अलग होता है, सेलर्स होते हैं और यहाँ पे एक साइड पे बायर्स होते हैं, तो ऐसे डिफरेंट हर एक प्राइजेस पे ना उनका क्वांटिटी वगैरह लिखी होती है सेम, ठीक है, और वॉल्यूम भी साथ में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक लिमिट ऑर्डर बुक। मिड कोट प्राइस क्या होता है, हाफ वे बिटवीन द मार्केट बिड एंड द आस्क प्राइस। अब देखते हैं हम इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शन कॉस्ट एस्टिमेट्स, हम कैसे उसको एस्टिमेट करते हैं, मेजर ट्रांजैक्शन कॉस्ट सो दैट दे कैन बेटर प्रिडिक्ट द कॉस्ट ऑफ फिलिंग ऑर्डर्स सो दैट दे कैन बेटर मैनेज द ब्रोकर्स एंड डीलर्स। इसमें बोल रहे हैं इनको बेटर मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रिडिक्ट करना जरूरी है ताकि हम उसको मैनेज कर सके। उसको हम एस्टिमेट कैसे करते हैं, बाय कंपेयरिंग ट्रेड प्राइसेस टू अ बेंचमार्क प्राइस। अब कॉमनली बेंचमार्क प्राइसेस क्या होंगे हमारे, इंक्लूड मिड कोट प्राइस, ठीक है, या फिर मिड कोट प्राइस एट द टाइम ऑफ द ऑर्डर सबमिशन, ठीक है, मिड कोट प्राइस एट द टाइम ऑफ द ट्रेड, जब हमने ट्रेड ली उसके बाद जब हमने ऑर्डर सबमिट किया उसके बाद अ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस अराउंड द टाइम ऑफ द ट्रेड। सेकेंड हम आते हैं इफेक्टिव स्प्रेड्स क्या होती है, और हमारी वी
इसको वैसे VWAP है, वॉल्यूम वेटेड कॉस्ट एस्टिमेट्स क्या होती है, मार्केट स्प्रेड क्या होती है, मार्केट स्प्रेड क्या होती है, इज अ मेजर ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूशन कॉस्ट, ठीक है, इट इज हाउ मच ट्रेडर्स would lose per quantity traded if they simultaneously submitted buy and sell orders that respectively execute at ask and bid prices. इसका मैं मतलब समझाती हूँ, इसका मतलब क्या है, जो इफेक्टिव स्प्रेड है वो क्या होता है, मान लो कि मैंने सेम क्वांटिटी 1 लॉट, ठीक है, 1 लॉट या 1 क्वांटिटी ले लो, कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, HDFC बैंक ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, मैंने उसको बाय किया और सेल कर दिया उसी टाइम पे, ठीक है, सेम क्वांटिटी सब कुछ सेम रखते हुए बाय किया और सेल कर दिया, इससे कोई मैं गेन और प्रॉफिट या लॉस के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं ये सब सिर्फ मैं ये देखने की कोशिश कर रही हूँ, अगर मैं बाय करती हूँ और सेल करती हूँ साइमल्टेनियसली, तो जो उसका प्राइस का डिफरेंस आ रहा है ना, जो मेरे को कितने में मैंने बेचा और कितने में उसी टाइम पे जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव स्प्रेड, ठीक है, इफेक्टिव स्प्रेड क्या होता है, अब वो हम देखते हैं कि वो क्यों हम करते हैं, ठीक है, इट इज द स्प्रेड द ट्रेडर्स वुड have observed if the quoted ask or the bid were equal to the trade price, ठीक है, इफेक्टिव ट्रेड का भी पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, इट इज नथिंग बट योर मिड कोट जो प्राइस है वो, और जो भी हमने ट्रेडेड प्राइस है, हमने अभी देखा था कि कैसे हम निकालते हैं, हम एक बेंचमार्क लेते हैं, बेंचमार्क हमने ये वाला लिया मिड कोट प्राइस, और हम देख रहे हैं जो हमारा जो ट्रेड प्राइस था, ट्रेड प्राइस क्या होगा बाय ऑर्डर्स का, और मल्टीप्लाई करेंगे हम ट्रेड साइज से, तो हमें इफेक्टिव स्प्रेड ट्रांजैक्शन कॉस्ट मिल जाएगी। प्राइस इंप्रूवमेंट क्या होती है, जब भी कोई ऑर्डर फिल होता है बेटर देन द कोटेड प्राइस, जो भी कोटेड प्राइस से बेटर प्राइस मिल जाएगा मेरे को, प्राइस इंप्रूवमेंट होगी। जो भी ऑर्डर फिल होगा आउटसाइड द कोटेड स्प्रेड, मतलब उसका इफेक्टिव स्प्रेड इज लार्जर देन द कोटेड स्प्रेड, ठीक है, द इफेक्टिव स्प्रेड इज अ पुअर एस्टिमेट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट व्हेन ट्रेडर्स स्प्लिट लार्ज ऑर्डर्स इनटू मेनी पार्ट्स टू फिल ओवर टाइम। अब स्प्रेड, इफेक्टिव स्प्रेड कब यूजफुल नहीं होगा, अब सबको पता है, जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हमने अभी पढ़े हैं, ठीक है, इन द प्रीवियस रीडिंग, हमें सबको पता है वो बहुत ही बल्क ऑर्डर्स डालते हैं, ठीक है, अब वो बल्क ऑर्डर्स एकदम से नहीं डाल सकते मार्केट में, अदरवाइज मार्केट इंपैक्ट होगा, प्राइस इंपैक्ट होगा, पूरी जो एक पूरा जो लय है मार्केट का वो पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है और वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो इसकी वजह से इनको ना रेगुलेटरी भी रिक्वायरमेंट्स होती है, प्लस ये एक साथ नहीं बल्क ऑर्डर कर सकते, तो ये छोटे छोटे लॉट्स में ना प्राइजेस, छोटे छोटे लॉट्स में क्या करेंगे, अपने बड़े से ऑर्डर को उसको डिवाइड कर देंगे और फिर एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, उससे क्या होगा, उससे इफेक्टिव स्प्रेड जो है हम उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल एड्रेस करती है प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द इफेक्टिव स्प्रेड मेथड, इट व्यूज ट्रेडिंग फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव एंड मेजर्स द टोटल कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन बाय कैप्चरिंग ऑल एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, इट इंक्लूड्स मार्केट इम्पैक्ट कॉस्ट, डिले कॉस्ट एज वेल एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, कंपेयर्स द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पोर्टफोलियो विद दैट ऑफ अ पेपर पोर्टफोलियो। अब ये क्या करती है, जो इसमें मैं बताती हूँ अभी क्या करती है, कंस्ट्रक्टेड ऑन द assumption that trades could be arranged at prices that prevailed when the decision to trade is made, ठीक है, अब इसमें ये क्या बोल रहे हैं, एक मैं कॉपी लेती हूँ, पेपर लेती हूँ एक, ठीक है, और मैं ना ट्रेड करती हूँ उस पर, और मैं सिमिलर ही अपने फोन या लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट करती हूँ। अब मैं जो पेपर ट्रेडिंग करूंगी, मैं क्या करूंगी, जो भी प्राइस चल रहा होगा देख के उसमें से तो पेपर ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे मैं देखा मैंने फटाफट से कि इसमें ना क्या प्राइस चल रहा है, तो इसके बाद में क्या करूंगी, वही वो प्राइस जो भी क्वांटिटी बाय कर रही हूँ उसमें मैं उसके अगेंस्ट वो प्राइस लिख दूंगी, फिर मैं वही चीज जो मैं अपने थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम उसको कर रही हूँ, उसके बाद क्या होगा, उसमें जो प्राइस जो मेरे को मिलेगा ना वो मैं उसको चेक करने की कोशिश कर रही हूँ, जो एक्सेस ऑफ द पेपर वैल्यू ओवर द एक्चुअल वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल। इम्प्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल मतलब पेपर ट्रेडिंग जो मैं करती और जो नॉर्मल जो मैं वैसे ट्रेडिंग कर रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू, तो उसके से जो मेरा वैल्यू एक शॉर्टफॉल क्रिएट हो रहा है वो है थ्रू इम्प्लीमेंटेशन की वजह से जो शॉर्टफॉल हो रहा है। अब VWAP ट्रांजैक्शन कॉस्ट एस्टिमेट्स क्या होते हैं, एनालिस्ट टिपिकली कंप्यूट द VWAP यूजिंग ऑल ट्रेड्स दैट अकर्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ऑर्डर अंटिल द ऑर्डर वाज कंप्लीटेड, ठीक है, अ मेजर दैट इज ऑफर्ड टू एज इंटरनल VWAP। अब ये क्या होता है, जो VWAP यूज कर रहे हैं हम, ऑल द ट्रेड्स दैट अकर्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ऑर्डर, जितना भी ऑर्डर के शुरू में जो भी हमारे ट्रेड शुरू हुए और तब तक जब तक कंप्लीट हुए उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरनल VWAP। VWAP इज योर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है। VWAP ट्रांजैक्शन कॉस्ट एस्टिमेट का ये पूरा फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, इसमें अगेन बेंचमार्क है, बेंचमार्क लेंगे हम ट्रेड VWAP से माइनस करेंगे, इसमें अगर फॉर बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर्स के लिए हम पहले बेंचमार्क फिर
ट्रेड वीवैप को माइनस करेंगे. इट इज इजी टू इंटरप्रेट. आंसर क्या करता है वो क्वेश्चन, डिड यू गेट द बेटर और वर्स एवरेज प्राइस देन ऑल ट्रेडर्स ट्रेडिंग व्हेन यू वर ट्रेडिंग. अब इसमें बोल रहे कि अगर मैं इस टाइम पे 12 से 1 अगर मैं ट्रेड ले रही हूँ तो इस टाइम पे जितने भी ट्रेडर्स है वो क्या मेजर करेगा कि क्या मेरे को उनसे अच्छा प्राइस मिला कि या फिर मुझे उनसे गंदा प्राइस मिला. तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है. जब ट्रेड्स being evaluated are a substantial fraction of all the trades in the VWAP benchmark. substantial portion benchmark में बहुत ही substantial fraction में है उनका जो trades है, और जबकि जो trades है took place at the same rate as other trades in the market. In both the cases trade VWAP और VWAP benchmark क्या होगा, nearly equal हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही इसमें मेजोरिटी पोर्शन ट्रेड वीवैप का भी और वीवैप बेंचमार्क का भी है. तो इससे क्या होगा, बोलेंगे कि ट्रेड्स तो कॉस्टली थे ही नहीं, बट कंक्लूजन कुड बी मिसलीडिंग इफ द ट्रेड हैड अ सब्सटैंशियल प्राइस इंपैक्ट. इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स like to show their investment sponsor transaction cost estimate that suggests trading is not expensive. Third is development of electronic markets. अब किसी ने भी अगर स्कैम 1992 जो हर्षद मेहता वाली है किसी ने देखी होगी तो वो रिकॉल कर लो कि उसके टाइम पे हम लोग कैसे मतलब सब लोग ट्रेडिंग कैसे करते थे. सब लोग एक हॉल होता था उसमें वो एंटर करके और अपना जो भी जिसको भी खरीदना होता था कि हाँ चलो ये वाला स्टॉक का नाम बोल रहे हैं और किसको लेना है ऐसे करके होता था. बट अब वो सब चीज चेंज हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है. अब हम कैसे करते थ्रू अ ब्रोकर जैसे जीरोदा हो गया हमारा, या फिर कोई एंजल वन हो गया, या डिफरेंट कोई भी ब्रोकर हो गया, उसके थ्रू हम फटाफट से 2 मिनट लगते हैं हमें बाय और सेल करने में. ठीक है, तो हम अब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स के थ्रू एक लिंक हो चुके हैं. कौन कौन, बायर्स और सेलर्स, और कौन, डीलर्स, और जो ये सारे हम जहां से एक्सचेंज कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ने क्या किया है, यूज करते इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, बड़े बड़े सुपर ह्यूज कंप्यूटर्स होते हैं, वो लोग जो वो कंप्यूटर्स है वो मल्टीपल भी नहीं, मिलियंस और बिलियंस, जो हम सोच भी नहीं सकते उतने नंबर्स में वो सारी डेटा को प्रोसेस करते हैं और बहुत ही विद इन सेकेंड्स वो उस पूरी चीज को फटाफट से और एग्जीक्यूट करती है. टू अरेंज ट्रेड्स बाय मैचिंग ऑर्डर्स सबमिटेड बाय बायर्स विद दोज सबमिटेड बाय सेलर्स. आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम इन द नेटवर्क. तो इसमें ये क्या करते हैं, बड़े बड़े ह्यूज कंप्यूटर्स होते हैं वो पूरा मैच मेकिंग करते हैं, और इसमें क्या होता है जो भी प्रोग्रामिंग की होती है वो उसके थ्रू ही वो करते हैं. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स विच आर को इंडिपेंडेंट क्यों है, जस्ट अ सेकेंड. तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आर को इंडिपेंडेंट, जैसे कि ट्रेडर्स नीड हाई स्पीड. ट्रेडर्स 2 लोग हैं, ट्रेडर्स और एक्सचेंजेस. अब इनको क्या चाहिए ट्रेडर्स को कि वो फटाफट से अपने ऑर्डर को हाई स्पीड प्रोसेसिंग हो सके और वो पूरा इंप्लीमेंट कर सके, ठीक है, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज. और एक्सचेंजेस को क्या चाहिए, वो फटाफट से जो वास्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स है उनको एग्जीक्यूट कर सके. अब इसके एडवांटेज बताए हुए हैं कि एडवांटेज क्या क्या है हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम के. दे आर चीप टू ऑपरेट वंस बिल्ड. ऑपरेट होता है वो सर्वर रूम्स में, लेस फिजिकल स्पेस नीडेड देन ट्रेडिंग फ्लोर्स. डू नॉट रिक्वायर एक्सचेंज ऑफिशियल्स टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट प्राइजेस. जैसे कि हर्षद मेहता थे वो पहले इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज सिस्टम डू एग्जैक्टली व्हाट दे आर प्रोग्राम, जो भी उसने बोला होता है वही वो काम कर देते हैं विदाउट एरर्स और एक्सेप्शन, क्योंकि ह्यूमंस हैव अ टेंडेंसी टू मेक एरर्स. ठीक है, दे ऑल्सो कीप परफेक्ट ऑडिट ट्रेल्स so that forensic investigators can determine the exact sequence and timing of events that may interest them. Hidden orders को भी hidden ही रखते हैं. ऑपरेट करते हैं वो कंटिन्यूअसली काम कर सकते हैं क्योंकि दे आर सुपर कंप्यूटर्स अराउंड द क्लॉक बेसिस. वो बैड वेदर और अदर इवेंट्स में भी कर सकते हैं, पूरा अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स में अगर मैं बोलूं तो इसमें बोल रहे हैं कि जो बॉन्ड मार्केट्स है वो ज्यादा अभी भी चेंज नहीं हुई है. इक्विटी मार्केट्स तो बहुत चेंज हो गई, बट स्टिल बॉन्ड मार्केट में ना एक स्कोप है कि हम उसमें भी इलेक्ट्रॉनिफिकेशन लेके आ सकते हैं. लिटिल हैव चेंज, ठीक है, अभी भी सेम वैसा ही ओटीसी ही चल रहा है. तो यही इसमें पूरी स्लाइड में एक्सप्लेन किया है. मार्केट फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, जब मार्केट फ्रेगमेंटेशन जब एक जो हमें सबको पता है, अब चलो इंडिया में तो 2 ही एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी. अगर मैं यूएस की बात करूं तो देयर आर लाइक मल्टीपल्स, मोर देन शायद 15. तो अब इसमें क्या होगा, अगर एक कोई एचडीएफसी बैंक है तो उसमें जो उसकी लिक्विडिटी, अगर मैं बात करूं लिक्विडिटी पूरी ओवरऑल टोटल लिक्विडिटी की, तो उसमें क्या होगा, ये अलग अलग एक्सचेंजेस में बहुत सारे अलग अलग लिक्विडिटी दिखेगी. तो उसकी जो मार्केट फ्रेगमेंटेशन हो गई, मार्केट फ्रेगमेंटेशन मतलब यहाँ थोड़ी लिक्विडिटी है, यहाँ ऐसे, तो वो फ्रेगमेंटेड हो गई. अब वो उसमें लिक्विडिटी क्या हो गई, कम हो गई. अवेलेबल लिक्विडिटी फॉर एन इंस्ट्रूमेंट ऑन एनी एक्सचेंज नाउ रिप्रेजेंट जस्ट अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द एग्रीगेट लिक्विडिटी फॉर दैट इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, मार्केट फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, ट्रेडिंग द सेम इंस्ट्रूमेंट इन मल्टीपल वेन्यूज इंक्रीजेस द पोटेंशियल फॉर प्राइस एंड लिक्विडिटी डिस्पैरिटीज across venues because buyers and sellers are not in the same venues at the same time.
अब जो ऑल्टरनेट ट्रेडिंग सिस्टम है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क्स भी बोलते हैं, मल्टीलेटरल ट्रेडिंग फैसिलिटीज जो होते हैं वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट हो रही है ट्रेडिंग वेन्यूज के लिए. दे फंक्शन लाइक एक्सचेंजेस बट नॉट एज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी. अब व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वो क्या है, बिड आर स्प्रेड डिक्रीज सब्सटैंशियली, ये सबको पता है. उससे क्या हो गया, हमारे जो रिटेल ट्रेडर्स है और इंस्टीट्यूशन वो ट्रेड कर सकते हैं, स्मॉल ऑर्डर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं. ओवरऑल ट्रांजैक्शन ऑल्सो डिक्रीज फॉर लार्ज ऑर्डर्स. फोर्थ, अगर हम बात करें कि कौन कौन से टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडर्स कौन कौन से होते हैं, तो अब हम वो देखते हैं. ठीक है, HFT कौन होते हैं? HFT आर वंस जो बहुत बार ना जनरली जैसे हम इसको बोलते हैं, इसको ना एक वर्ड है ट्रेडिंग के उसमें, तो HFT जो ये है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स, इनको हम जो ट्रेडिंग के टर्म्स में इनको हम बोलते हैं स्कैल्पर्स. ठीक है, स्कैल्पर्स बोलते हैं, जो विद इन मिनट बहुत ज्यादा ट्रेड लेते हैं, राउंड ट्रेड्स लेते हैं, मतलब बाय भी कर रहे हैं सेल भी कर रहे हैं, और ड्यूरिंग अ डे मोर देन 1000 टाइम्स भी कर लेते हैं, इन बट इन स्मॉल साइजेस. लो लेटेंसी ट्रेडर्स कौन होते हैं? जो बहुत कम ट्रेड लेते हैं, ठीक है, और ओवर मल्टीपल डेज भी चल जाते हैं, जिसको हम नॉर्मल जैसे पोजिशनल होगी बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए, बट ऐसे कोई ट्रेडर्स जो कुछ टाइम के लिए, सिर्फ 2-3 दिन के लिए ट्रेड लेते हैं, और बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक फीचर, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस और न्यूज के बेसिस पे जो ट्रेड लेते हैं. एंड सर्टेन पैरासिटिक ट्रेडर्स क्या होते हैं? जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं, जो बेस करते हैं अपनी प्रेडिक्शंस लिमिट बुक को देखते हुए. ठीक है, और जो मेजर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक न्यूज ट्रेडर्स, जिसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडर्स भी. ठीक है, वो सब्सक्राइब करते हैं हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक न्यूज फीड्स को, ताकि उनके पास बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन आ जाए, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जहां से उनको मिल रही है, ताकि वो उसको फटाफट से एनालाइज कर सके बिफोर एनीवन एल्स, और उसको वो देख सके कि वो मार्केट्स को कैसे मूव करेगी, प्लस ऑल्सो इन विच डायरेक्शन विल इट मूव. ठीक है, और वो क्या करते हैं? प्रॉफिट्स करते हैं तब वो अगेंस्ट द स्टेल ऑर्डर्स मतलब जो पुरानी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है, पर उनके पास एक न्यू इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे वो एग्जीक्यूट करके उसको प्रॉफिट करते हैं. दे नीड टू बी वेरी क्विक. ऑल्सो प्रोसेसेस न्यूज दैट डू नॉट कंटेन क्वांटिटेटिव, वो क्वालिटेटिव डेटा को भी, AI का टूल चल रहा है आजकल, तो वो पूरा जो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी, जैसे वो बात कर रहे हैं उसको भी एनालाइज करके, उनकी जो स्पीच है कब स्लो हुई, कब तेज बोल रहे हैं, वो कब कॉन्फिडेंट है कब नहीं, उसको भी AI जो है फटाफट से कैप्चर कर लेता है और पता लगा सकता है कि वो नेगेटिव है या वो पॉजिटिव न्यूज है. इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स क्या होते हैं? दे आर लाइक सिमिलर डीलर्स, जो अभी हमने पढ़ा है, तो वो क्या करते हैं? प्लेस करते हैं बिड्स एंड ऑफर. ठीक है, विद द एक्सपेक्टेशन दैट दे कैन प्रॉफिट फ्रॉम द राउंड ट्रिप्स एट फेवरेबल नेट स्प्रेड्स. अब उनके पास क्या होती है? इन्वेंट्री पोजीशंस होती है. जब भी इन्वेंट्री के अगेंस्ट कोई भी प्राइस मूव करते हैं, तो वो फटाफट से लिक्विडिटी सेल कर देते हैं और ऑपोजिट एक्सपोजर ले लेते हैं, और वो ज्यादा बड़ी अपनी लार्ज इन्वेंट्री को नहीं रखते. जब भी जैसे उनको लगता है कि इन्वेंट्री की लिमिट पहुंच चुकी है, तो वो क्या करते हैं? दे सीज बिडिंग और ऑफरिंग. जैसे ही उनको लगता है उनकी इन्वेंट्री खत्म होने वाली, तो वो स्टॉप कर देते हैं ट्रेडिंग, और वो शेड्यूल करते हैं न्यूज. दे ऑल्सो कीप ट्रैक ऑफ शेड्यूल्ड न्यूज रिलीजेस, और जैसे ही वो उनका कोई भी न्यूज आने वाला होता है, तो दे कैंसिल देयर ऑर्डर्स. ठीक है, टू अवॉइड लिक्विडिटी टू अदर्स, टू ट्रेडर्स हु कैन एक्ट फास्ट एज दे कैन देन दे कैन. They also try to reduce their inventories before a schedule release to avoid holding a risky position. तो 5 टाइप्स ऑफ होते हैं. ठीक है, अभी तक हमने देखा कौन कौन से. एक तो न्यूज वाले और न्यूज ट्रेडर्स, और हमने देखा डीलर्स. अब है आर्बिट्राजर्स वही सेम, जहां पे भी उनको लगता है कि सेम कोई प्रोडक्ट या कोई सेम सिक्योरिटी उनको कम प्राइस में मिल रहा है, वहां से वो ले लेंगे, और जहां पे उनको लगता है कि वो हाई प्राइस में मिल रहे हैं, उसको वो सेल कर देंगे, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक आर्बिट्राजर. इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट रनर्स कौन होते हैं? दे आर लो लेटेंसी ट्रेडर्स हु यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेथड टू आइडेंटिफाई व्हेन लार्ज ट्रेडर्स और स्मॉल. ये लोग क्या करते हैं? ये फटाफट से ना ये एक ना पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो बड़े ट्रेडर्स है, जो बल्क ट्रेड्स होंगी, कि मान लो कि इस टाइम पे हर घंटे में, इस 10 मिनट में ना इतने ऑर्डर्स चल रहे हैं, तो बट अब चलो ठीक है, ये लोग ना ऐसे इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उससे पहले ही वो और क्या करते हैं? दे सर्च फॉर पैटर्न्स, जिसकी वजह से वो फटाफट से उसी डायरेक्शन में ट्रेड ले ले, ताकि उनको प्रॉफिट मिल सके. बट अब जो लार्ज ट्रेडर्स, जो बल्क ऑर्डर्स वाले हैं, वो भी स्मार्ट हो गए, वो भी रैंडमली प्लेस करते हैं, और रैंडमली उनका जो क्वांटिटी भी रैंडमली प्लेस होती है. तो ठीक है, ट्रेडर्स हु आइडेंटिफाई दीज इवेंट्स क्विकली, जो भी फटाफट से ढूंढ पाता है वो पैटर्न को, प्रॉफिट बाय बाइंग अहेड ऑफ रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. कोट मैचर्स क्या होते हैं? कोट मैचर्स ट्राई टू एक्सप्लॉइट द ऑप्शन वैल्यूज ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स. Options to trade are valuable because they allow them to take positions with potentially limited losses.
Court matchers buy when they believe they can rely on standing by orders to get out of their position and sell when they can do the same with standing sell orders. अभी क्या कर रहे हैं, बुक लिमिट बुक को देखकर पहले देख रहे हैं कि बाय, अगर मैं बाय करता हूं तो क्या मेरे पास बायर्स हैं जो बाय कर लेंगे, और सेल करना चाहूं तो क्या मेरे पास सेलर्स हैं जो वो सेल ले लेंगे वो उसको सिक्योरिटी को. इफ प्राइसेस देन मूव इन द कोर्ट मैचर्स फेवर, तो उसको उनको प्रॉफिट होगा जब तक वो सिक्योरिटी में रहेंगे. मेन रिस्क क्या है कि स्टैंडिंग ऑर्डर कभी कभार हो सकता है अनअवेलेबल हो जाए, जो भी कोर्ट मैचर जब भी उसको चाहिए उस टाइम पीरियड पे. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर 50th डे. ठीक है, और 40 डेज बचे हैं. ठीक है, मोर देन हाफ हम कंप्लीट कर चुके हैं, मोर देन हाफ पे हम. ठीक है, और ये वाला चैप्टर भी कल पूरा फिनिश हो जाएगा. ठीक है, ये वैसे बहुत ही नॉर्मल सा है, ये शायद मेरे को लग रहा है लेवल 2 में भी एक बार आ चुका है और फिर ये डिलीट हो गया है. ठीक है, और अब ये लेवल 3 में उसको डाल दिया, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस. ठीक है, बट ज्यादा मुश्किल नहीं है, चैप्टर थ्योरी है. और लेवल 1 और लेवल 2 स्टूडेंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन गूगल फॉर्म है, चेक कर लेना अगर किसी को भी कोचिंग लेनी होगी तो. ठीक है, और लेवल 3 के स्टूडेंट्स ये पढ़ ही रहे हैं. ठीक है, सो बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टडी सेशन के साथ.